अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। माहनामा लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन की कुछ अभी कहानियाँ जारी हैं। जैसे ही वो भी ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह नई कहानियाँ स्टार्ट करते हैं और हो सकता है इसके दरमियान में साथ-साथ में कुछ ना कुछ नया काम भी शुरू कर दिया जाए। जो ऑनलाइन पब्लिश होता है वो भी हम लोग स्टार्ट कर दें मैगज़ीन के अलावा। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में शाया होने वाले नॉवेल्स आप लोगों को कहीं और भी नज़र आएँ तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने हमें फ़ौरन मुतला करना है। इंस्टा के अकाउंट हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ पर आपने इनबॉक्स करना है, हमें मैसेज करना है और साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह देकर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देकर वो आपने हमें बताना है ताकि हम किसी भी तरह से उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। मोहब्बत और शज्र ममनुआ दिबा शेख की कलम से माखूज़ कहानी और बहुत अच्छी तहरीर, बहुत उम्दा। अभी तो अम, फ़िलहाल तो लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, ईसा के और सनाबिल के। अभी देखो आगे क्या करते हैं और ये ना हो सनाबिल भी जो है वो ईसा का सर ही फाड़ दे। हालात तो वैसे ही लग रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं।
19वीं एपिसोड मोहब्बत और शजर ममनुआ। पिछली किस्त में स्नाबिल ने अच्छी खासी शिकायत लगाई है इब्राहिम साहब को और अब वो ईसा की क्लास लेने के चक्कर में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ईसा, तुम्हें इस वक्त ऑफिस में कोई काम तो नहीं है? उन्होंने इसके इस्लाम का जवाब दिए बगैर संजीदगी से पूछा। वो बाप के लहजे और बात दोनों पर हैरान हुआ। डैड, क्या बात है? उसने फिक्र से पूछा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी और इसी वक्त घर जाओ। स्नाबल बुरी तरह रो रही है। इसे अकेले में डर लग रहा है और तुम आज की छुट्टी नहीं कर सकते थे। उसे नाश्ता भी देकर नहीं आए। वो इनकी बातों पर हैरत ज़दा था। और तो और मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है इससे? तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है? ईसा की समात में बम फटा था। डैड, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वो इस इल्ज़ाम पर बुरी तरह तिलमिलाया था। तो क्या वो झूठ बोल रही है? एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद की। डैड, मैंने ये कब कहा कि वो झूठ बोल रही? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी जाओ इसके पास, सारी शिकायत दूर करो। बहुत बुरी तरह रो रही है। तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है इसकी। जी देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, जाओ। इब्राहिम तुर्शी से बोले। जी जी, मैं जाता हूँ। वो फ़ोन बंद करते परेशान सा अंदर की तरफ गया था। मुझे कभी सनाबिल ईसा की तरफ से सुकून नहीं मिलेगा, ये तय है। वो इतने बड़े बिजनेसमैन होकर सिर्फ सनाबिल की वजह से ये बात कर गए थे, वरना वो अच्छी तरह जानते थे कि वो ऑफिस में कितना बिजी हो सकता है। वो ऑफिस में माजरत करता, असल वजह बताता, बहुत रश ड्राइविंग करता घर तक पहुंचा था हमेशा की तरह। और अपनी आदत के मुताबिक वो खामोशी से दबे पांव घर में दाखिल हुआ था। अंदर आया तो वो सर झुकाया सर लिए रो रही थी। सनाबिल, ईसा की आवाज़ में बुरी तरह चौंकते उसने गर्दन उठाकर देखा तो वो पहले ही अकेले घर की वजह से खौफ की लपेट में थी। इस तरह अचानक ही उसके सामने आने से वो बुरी तरह डर कर चिल्लाई थी, जैसे सच में भूत देख लिया हो। वो इसकी कैफियत से खुद भी बौखलाता उसके करीब आया था। नाबिल, मैं ईसा। इसके पास आते ही जैसे इसने यकीन सा दिलाया था। अपनी धड़कन पर काबू पाते नाबिल को 1 मिनट लग गया था। वो वाकई डरती है, इस बात की तो तस्दीक हो गई थी। तुम ठीक हो? उसने पानी देते फिक्रमंदी से पूछा।
हाँ, पर इस तरह दबे पाँव चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत है? ग्लास पकड़ते उसने गुस्से से कहा। मैं इसी तरह आता हूँ, पर आइंदा ख्याल रखूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डरती हो, वरना मैं कुछ तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत सी बातों का नहीं पता। वो इसकी बात काट कर जरा दांत चिबा कर बोली। हाँ, पर अब यही होना, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। स्नाबिन इतने डरने वाली बात नहीं है। मैं दरवाज़ा लॉक करके जाता हूँ। अब तुम्हें यहाँ इसी तरह रहना है। अपने अंदर हौसला पैदा करो। तभी इब्राहिम का फ़ोन भी आ गया था। इन्हें भी अच्छी तरह मुतमईन करके वो स्नाबिल की तरफ पलटा था। नो डाउट वो डरती थी, लेकिन झूठ बोलने वाली हरकत जो उसने की थी, वो वाक़ई ईसा को हैरान कर गई थी। तुम्हारा सुनते ही एकदम परेशानी से ऑफ़िस से भागा हुआ आया हूँ। मैसेज में लिखा भी था कि परेशानी हो तो कॉल कर लेना तुम। तो मुझे बताती तो। उसने दबी ज़ुबान में हल्का-सा शिकवा किया। फिर भी उसे थोड़ा-सा समझाने लगा था। तभी ऑफ़िस से कॉल भी आ गई थी। सब ठीक है, उसने सारा को आगाह करके फ़ोन कर दिया था। उसने डैड से शिकायत लगाई थी, पर वो इसके इस तरह आ जाने पर ज़रा हैरान हुई थी। दवाई ली है तुमने? हुँ। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उसने करीबी रेस्टोरेंट से उसके लिए खाना मंगवाया। वो ऑफ़िस से लेट हो गया था। वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पर इससे बात करना चाहता था। कैसा झूठ बोला था कि ज़लील करवा दिया था। डैड क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? लेकिन इसकी कैफ़ियत देखकर उसने बात को किसी और वक़्त के लिए उठा रखा था। ऊपर से ये बात करने का टाइम भी नहीं था और इसे अब ये भी फ़िक्र थी कि वो कैसे अकेली रहेगी, क्योंकि कल उसे रिचमंड हेल्थ जाना था। कंपनी की नई ब्रांच की ओपनिंग थी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गाड़ी को ऑफ़िस की पार्किंग में खड़े करते उसने सोचा। फिर कुछ सोचकर ऑफ़िस में दाखिल होने से पहले उसने सूज़ी को कॉल मिलाई थी। इसे कल सुबह आने के लिए कहा था। सूज़ी 32 साल की स्याफ़ाम औरत थी। वो तलाक याफ़्ता थी और इसका 2 साल का बच्चा भी था। वो क्लीनअप कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ घरों की सफाई के लिए इनकी खिदमत हासिल की जाती थी। वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। 1.5 साल पहले ईसा ने ही इसकी जॉब लगवाई थी, क्योंकि बच्चे के साथ वो ऐसी ही जॉब अफ़ोर्ड कर सकती थी। इसकी तबीयत की वजह से वो आज जल्दी घर आ गया था, वरना अपने काम के सिलसिले में इसे ज़्यादा वक़्त भी लग जाता था। मैं यहाँ अकेली हूँ, पर उसे मेरी फ़िक्र तो हो ना। यही सोचते वो डाइनिंग पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो ऊँची आवाज़ में उसे सलाम करता अंदर आया था। सुबह वाली बात वो भूला नहीं था। उसने फिर सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब तो दे देते हैं यार। वो डाइनिंग पर खाने की शॉपर रखता खुशनुदी से बोला, जैसे कोई सुबह बात हुई ना हो। तुम कब से इतने इस्लामी हो गए? हादसा था, हो गया। वो कमरे में जाते हुए बोला तो वो चेंज करके आया। फिर प्लेट्स में खाना निकाला। प्योर हलाल है ये। वो खाना उसके आगे रखते हुए बोला, जता रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ। वो तंज़न मुस्कुराई। हराम ना खाने की समझ तुम में कहाँ से आ गई? बस, आ ही गई। इसने चावलों से भरा चमचा मुंह में डालते हुए कहा। वो जब से आई थी, इसमें वाज़ेह बदलाव महसूस कर रही थी। लगता है अब की दफ़ा कोई मुसलमान लड़की फँस आई है। नाबिल ने कांटे से चावलों को मुंह में डालते ज़रा तीखे अंदाज में कहा। ईसा का हाथ रुका। वो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही थी। हाँ,
इस्लामी लड़की मिली है, बस उसकी बदौलत हुआ है ये सब। उसने आराम से खीरे का टुकड़ा मुँह में रखते स्नेहा को देखा, जिसके नथने फूल चुके थे। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। हाँ, काफ़ी टाइम से वो मेरे पीछे लगी थी, तो बस अच्छी लड़की है वो। ये सब फ़िज़ूल की बात बढ़ाते हैं, इसके चेहरे के बदलते तासुरात से महसूस हो रहा था। पर्दा करती है? सनाबल के मुँह से फिसला। शायद उसने ये बात इसलिए की थी कि इसके मुताबिक कौन-सी अच्छी लड़की मर्दों से इस तरह बात कर सकती है? ईसा की भवें सिकुड़ी। तुम्हारी नज़र में सिर्फ़ पर्दा करने वाली औरत अच्छी है? वो अजीब अंदाज़ में बोला। हुँ, पर तुम्हें तो सारी ही अच्छी लगती हैं, वो चाहे जिस लिबास में भी हो। वो तंज़ किए बगैर कैसे रह सकती थी? वो किस पैराए में तंज़ कर रही थी वो जानता था। इसने इसके तंज़ को पानी की सूरत में नीचे उतारा। मैं अब सबकी इज़्ज़त करता हूँ, पर वो अच्छी लड़की है, ज़रा मुख़्तलिफ़ है। इसे ज़िच करने में चूक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो और इसमें कामयाब भी हो रहा था। साबिर का चेहरा सुर्ख़ होने लगा था। वो फिर से इसके सामने दूसरी औरत की बात कर रहा था और अब किसे इसका अंदाज़ हटकर था। इतनी अच्छी है, तुम्हें मोमेन बना रही है, तो कर लेते शादी इसी से। इस बेचारी को क्यों छोड़ा हुआ है? ईसा एकदम ज़ोर से हँसा था। वो जेलस हो रही थी। तुम्हें सही मशवरा दे रही हूँ, पता नहीं हँस क्यों रहे हो? वो बुरी तरह चिढ़ते हुए गुस्से से बोल रही थी। मशवरा अच्छा है बट पर बहुत देर से मिला है। अब तुम हो तो किसी और को कैसे ला सकता हो? वो उसे मज़ीद तपाने के मूड में था या फिर बात करने के मूड में था। मैं तो पहले भी मौजूद थी, तब भी फिल्स और लसियाना को लाए थे। वो इसे जताते हुए बोली। वो एकदम संजीदा हुआ था। बाज़ दफ़ा वो उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ती थी। इसने गौर से सनाबल को देखा जो उसी को देख रहा था। यकीनन अपने सवाल का जवाब वो चाह रही थी। ये वो पुरानी सनाबल नहीं थी। ईसा ने तज्ज़िया किया। वो भी मुझे ऐसे ही लाजवाब कर देती है, इसीलिए तो बदलता जा रहा हूँ। वो आराम से कहता प्लेट उठाकर खड़ा हो गया। वो तीखी नज़रों से उसे देखती रही। इसने कॉफ़ी मिक्सर में कॉफ़ी डाली, बर्तन धोए, डाइनिंग साफ करते कॉफ़ी बन गई थी। वो कॉफ़ी कप्स को ट्रे में रखता उसके पास आया था। चलें, वो इसे इग्नोर करती उठकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। ईसा मुस्कुराया। अब पता नहीं ये मेरे मज़ाक पर कितने दिन सीरियस रहती है। कॉफ़ी ट्रे रखते उसने टीवी ऑन किया था। फिर मग उसे पकड़ाया और फिर अपना मग पकड़े अलमारी की साइड पर आ गया था। इतनी थकावट के बावजूद भी वो काम के लिए तैयार था। इसने घूंट भरते मग को ड्रेसिंग पर रखा, फिर सामान खोलकर कपड़ों को रखना शुरू किया। वो जल्दी काम निपटा रहा था। बीच में रुककर कॉफ़ी का घूंट भरता, कप ड्रेसिंग पर रखते फिर से अपने काम पर लग जाता। वो इसे कनखियों से देख रही थी। इसका अपना सामान इतना ज़्यादा है, वो कैसे मेरे सामान के लिए जगह बनाएगा? पर वो ये बात नहीं जानती थी, वो पिछले 17 साल से अपने दिल में इसके लिए जगह बना चुका है। काम खत्म हो गया था। वो वज़ू करते बाहर निकला था, तभी सनाबी भी उठी थी। कहाँ जा रही हो? वज़ू करने। 1 मिनट यहीं बैठो, मैं करवाता हूँ। फिर वो टब 2 पानी से भरे बर्तन ले आया था। उसे वज़ू कराते वो जो एक एहसास से गुज़र रहा था। उसे ये तजुर्बा अच्छा लगा था। फ़ारिग होकर वो मस्जिद चला गया। हालाँकि जमात निकल चुकी थी। वापस आया तो वो लेट चुकी थी। वो खामोशी से स्टडी में चला गया था।
न्यू ब्रांच की ओपनिंग के हवाले से अहम पॉइंट्स बनाए और उसे इस काम में आधे घंटे से ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा का वक़्त लग गया था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड था। वो जल्दी से जल्दी काम निपटा कर सोना चाहता था, क्योंकि थकावट हो रही थी। कमरे में आया तो वो जाग रही थी। "तुम सोई नहीं अभी तक?" अलमारी से कपड़े निकालते उसने पूछा, फिर अपना लगेज तैयार किया। नाबिल मुँह दूसरी तरफ किए लेटी हुई थी। उसने शायद जवाब नहीं दिया था। इसका ये छोटा-सा लगेज हर वक़्त तैयार रहता था। वो लाइट ऑफ करते बेड पर आ गया था। "तुम हर वक़्त इतने ही मसरूफ़ रहते हो या मेरे सामने ओवर स्मार्ट बन रहे हो?" वो तीखे अंदाज में ये बात पता नहीं क्यों पूछ रही थी। हालाँकि वो उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। "नहीं, आपकी बात नहीं, मैं ऐसे ही बिज़ी रहता हूँ।" फिर वो इस्तेज़ाइया हँसा। "मैं जितना मर्ज़ी स्मार्ट बन जाऊँ, तुम्हारी नज़र में शैतान ही रहूँगा।" वो शरारत से इसकी तरफ देखते बोला। स्नाबल ने इसकी नज़रों को नज़रअंदाज किया। "तुम थकते नहीं हो?" "अपने काम के हवाले से कभी नहीं थकता। हाँ, दूसरे काम करते थकावट हो जाती है।" पर उसने कोहनी के बल इसकी तरफ रुख किया। "मैं खुश हूँ, इसलिए थकावट महसूस नहीं कर रहा।" "क्यों खुश हो?" सवाल जल्दी दागा, जैसे जवाब जल्दी चाहिए हो। ईसा ने फिर उसे गौर से देखा। इसके चेहरे पर जवाब जानने का तजस्सुस था। "हाँ, एक है खुशी।" चित लेटते जैसे ईसा ने उसे चिढ़ाया, नाबिल की भवें सिकुड़ी। "कहीं ये खुशी की वजह इस्लामी अच्छी लड़की तो नहीं?" उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। ईसा को हंसी आ गई। वो खुलकर जेलस हो रही थी। "सो जाओ नाबिल, मुझे नींद आ रही है।" वो साइड टेबल का लैंप ऑफ करते हुए बोला। वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता था। ना चाहते हुए भी सनाबल की आंखों के किनारे गीले हो गए थे। वो पहले भी इसे जहर लगता था, पर आज तो जहर खंत लग रहा था। वो भी इस पर लानत भेजती करवट बदल गई थी। वो अगर दुपट्टे को सही करते कमरे से बाहर आ गई थी कि सामने का मंजर देखकर पल में इसका दिल उछल कर हलक में आ गया था। सामने एक स्याफाम औरत खड़ी थी। ईसा इसके बराबर में बच्चे को गोद में लिए खड़ा मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देख रहा था। स्नाबिल को वो एक फैमिली लगी थी। पल में इसने मंजर को मफहूम पहना दिया था। इस समय ईसा की नज़र भी इस पर पड़ी थी। "सूज़ी, शी इज़ माय वाइफ, स्नाबिल।" इसने स्नाबिल को हाय कहा। "और स्नाबिल, ये सूज़ी हैं। ये 2 दिन इधर ही रहेंगी क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी।" इसकी बात सुनकर दिल को ज़रा ढारस मिली थी, लेकिन अगली बात पर इसका पारा हाई हुआ था। इसने बच्चे को सूज़ी के हवाले किया था, तब तक वो इसके करीब आ गई थी।
तुम शहर से बाहर जा रहे हो। तुमने मुझे बताया नहीं। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। ईसा ने चौंक कर इसे देखा। इसे सनाबल से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। वो बस मौका नहीं मिल पाया। कुछ तुम्हारी तबीयत भी खराब थी। वो कमजोर से वजाहत देने लगा। सनाबल की आंखें सिकुड़ी, नथने फूले। वो गुस्से में आ रही थी। ईसा को महसूस हो रहा था। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मेडिसिन टाइम पर लेना और कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तुम्हारे मोबाइल में मैंने सिम डाल दी है, तो मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर कॉल करूँगा। वो किसी रट्टू तोते की तरह बोलता उसे बच्चे की तरह समझा रहा था, लेकिन इसकी तरफ से सदमें महसूस करते हुए ज़रा खामोश हुआ था। मैं बस वो तावीज़ देने के चक्कर में उसे गुस्सा दिला रहा था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसने कहते ही अपना सफरी बैग मोबाइल उठाया। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक़्त मंज़र से गायब होने में ही बेहतरी थी। इसके जाते ही वो धब से कुर्सी पर बैठ गई थी। मुबारक हो स्नेबल, ये है तुम्हारी औकात कि इसने तुम्हें कुछ बताना पसंद ही नहीं किया। और वो बताता भी क्यों? एक ज़र्रे जितनी अहमियत नहीं है मेरी इसकी नज़र में। अपनी नाकदरी पर इसकी आंखों से आंसू जारे हो गए थे। वो बहुत बुरी तरह अपसेट होकर वहां से उठी थी। वो क्यों से इतने गुस्से में आ रही थी? अहमियत वो मुझे बाल के बराबर भी नहीं देती तो फिर एकदम परेशान क्यों हो गई थी? शायद मेरे दूर जाने से? नहीं, ये बात तो हो ही नहीं सकती। उसे मेरे करीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो दूर जाने से क्या पड़ेगा? शायद अकेले रहने से अपसेट हो रही है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन सूज़ी तो है। लेकिन शायद इसी की मौजूदगी में वो ज़रा परेशान हो रही हो। वो गाड़ी में बैठा मुख्तलिफ बातें सोच रहा था। इस वक़्त वो ये भूल गया था कि वो कहाँ बैठा है और कहाँ जा रहा है। वो बहुत बुरे मूड के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। इस वक़्त ईसा से उसकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह इसको अहमियत ना देना था। इससे माफ़ी ना माँगना था। वो बमुश्किल आँसू रोकती मुँह धोकर निकली थी। सूज़ी इसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। आज तीसरे दिन उसे अच्छा नाश्ता मिल रहा था, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि उसे थोड़ा-सा नाश्ता करके ट्रे को पीछे कर दिया था। दिन मुकम्मल ख़राब हो चुका था कि इसका मोबाइल बजा। फ़ोन देखा, कॉल ज़ोया भाभी की थी। वो तो एक घर में रहकर बात नहीं कर रही थी और वो अब इनकी कॉल। वो पूरी सोच में पड़ गई थी। इसने फ़ोन उठा लिया। सलाम और खैर-खैरियत के बाद वो इससे ईसा के बारे में पूछ रही थी। आज तो ईसा ऑफ़िस गया होगा। शहर से बाहर गए हैं। उसने बेदिली से जवाब दिया। क्या? शहर से बाहर गया है? तुम्हारी शादी को आज तीसरा दिन है और वो तुम्हें छोड़कर चला गया? हद है। ऐसे नई-नवेली दुल्हन को छोड़कर कौन जाता है? वो इसके जज़्बात की तर्जुमानी कर रही थी। वाक़ई में ऐसे कौन छोड़कर जाता है? उसने अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा जोड़ा ना देखा था। यही सोचते उसका दिल किया घुटनों में मुँह देकर रो दे। वहाँ ज़ोया सदमे की एक्टिंग करते ईसा के जाने को ऐसे हाइलाइट कर रही थी जैसे ईसा शहर से नहीं उसे छोड़कर चला गया। ज़रूरी जाना था। पता नहीं वो इसकी साइड क्यों ले रही थी या शायद पसे पर्दा दर शर्मिंदगी से बचने के लिए कहा था। अब ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था? क्या तुम्हारे भाई मिकाया से भी ज़्यादा कोई मसरूफ़ हो सकता है? पर उन्होंने अपने काम से छुट्टियाँ ली थी। क्या तुम्हें याद नहीं? जी याद है। उसे हर वो बात याद रहती थी जो ईसा के खिलाफ जाती थी। सही कह रही है, वो भी छुट्टियाँ ले सकता था। पर लेता ही क्यों? इसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत है?
वो यासियत के भंवर में घूमती जा रही थी। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग हनीमून प्लान कर रहे होगे, बल्कि अब तक तो जा भी चुके होगे और सरप्राइज़ भी भेजोगे मुझे। हनीमून? ये बात तो उसने सिरे से सोची ही नहीं थी। अब स्नाबिल को रोना आने लगा था। वो बस टाइम मिलेगा तो इसने बमुश्किल आँसू ज़ब्त करते हुए कमज़ोर लहजे में कहा, इन बातों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। खैर, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तो किया होगा। स्पेशल मतलब? वो वाक़ई में नहीं समझी थी। यार तुम्हारे लिए रूम डेकोरेट किया होगा, कोई अच्छा-सा डिनर अरेंज किया होगा। तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया वो? अंदाज़ मरे हुए को और मारना था। नाविल ने कमरे पर नज़रें दौड़ाई। कमरा भी इसकी ज़िंदगी की तरह उजड़ा था। एक फूल तक नहीं था। स्नाबिल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। लग रहा था किसी ने दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। इसको ज़ोया भाभी हँसती हुई नज़र आ रही थी। बल्कि वो क्या, इसे लगा कि कमरे की हर चीज़ इस पर हँस रही है। इसका मज़ाक उड़ा रही हैं और कह रही हैं कि तुम इस काबिल कहाँ हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करता? ज़ोया की कॉल स्नाबिल के असा पर भारी पड़ रही थी। इसकी नकदरी का पोल खोल रही थी। हेलो स्नाबिल, क्या हुआ? वो इसकी खामोशी पर पूछने लगी, पर वो बात करने के काबिल रही कहाँ थी। भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी वो ये कहने ही वाले थे कि ज़ोया फिर से बोल पड़ी। अच्छा ये बताओ कि मुँह दिखाई में क्या मिला? मुकाबिल का लहजा तजस्सुस वाला था। मुँह दिखाए? एक और कड़वा सवाल। ज़ोया का फ़ोन करने का मकसद ही सनाबिल को यासियत में डालना था। सच बताना सनाबिल, क्या मुज़र था, झूठ में आफ़ियत थी? अरे भी बोल भी दो, दिया है कि नहीं? ज़ोया उसके खामोशी पर तमस्खुर से पूछने लगी। नहीं, दिया है नेकलेस। तो इसमें इतने शर्माने और हकलाने वाली क्या बात है? नेकलेस ही दिया है, क्लासरूम थोड़ा ना पकड़ाई है। नाबिल, तुम बुरा ना मनाना। तुम दोनों मियाँ-बीवी की ज़िंदगी बड़ी ही एबनॉर्मल है। पहले इतने सालों तक उसने तुम्हें पूछा नहीं है और अब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। वैसे तो मुझे कुछ पुरस्रार सा लगता है, बोलता ही कुछ नहीं। और तुम भी ना हद से ज़्यादा सीधी हो। पहले भी वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया था और वहाँ जाकर भी तुम्हें नहीं पूछ रहा। ज़रा नज़र रखो इस पर, कोई चक्कर-शक्कर ना हो। और देखो, अब बाहर गया है, देखना तुम्हारे लिए कुछ लाता है कि नहीं। अगर ना लाए, तो बात करना, ऐसे मत छोड़ना। इन मर्दों के सामने जब तक अकड़ ना दिखाओ, ये हमारी अहमियत को मानते ही नहीं। नाबिल गौर से इसकी बातें सुन रही थी और समझ भी रही थी। ज़ोया की बातों ने इसे जहाँ आज़र्दगी और खुदतरसी का शिकार किया था, वहीं उसके दबे गुस्से को भड़काया था। चलो जी, अब ज़ोया भाभी ने तो आग लगा दी है। अब इंशाल्लाह अगली किस्त में पढ़ते हैं कि
स्नाबिल का क्या रिएक्शन होता है और मुझे लग रहा है कि स्नाबिल के रिएक्शन जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही आतिश फ़िशां की तरह फटेंगी वो और ईसा की खैर नहीं होनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी राय देना भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह की कोई भी नॉवल के बारे में आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा और प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हम लोगों को हौसला मिलता रहे। वरना हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़ेसबुक पे जिस तरह से सब लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, यहाँ पर भी बस खामोशी ही है। कोई इक्का-दुक्का ही कमेंट आ जाते हैं, वो भी इस सूरत में कि जी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या एक मोहतरमा हमें रेगुलर बेसिस पे कमेंट करती हैं, तो हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें कोई तो है जो हमें कमेंट करके हौसला दे रहा है कि भई मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले नावल और अगले एपिसोड में। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए और दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश-ओ-खुर्रम रखे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।